हम लोग एग्रीकल्चर सब्सिडी के ऊपर बात कर रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर सब्सिडी से संबंधित जो डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी, इसके अलावा सब्सिडी के और भी जो तरीके थे जैसे एक्सप्लिसिट सब्सिडी, इसके अलावा हम लोगों ने देखा इम्प्लिसिट सब्सिडी, आउटपुट सब्सिडी। ये सब्सिडी के जो अलग अलग तरीके, उनके किसानों को, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाले जो फायदे हैं उसके, और एग्रीकल्चर सब्सिडी से जो नुकसान है अर्थव्यवस्था को, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जब सब्सिडी को क्लासिफाई किया जाता है तो सब्सिडी का एक क्लासिफिकेशन जो है वो इस आधार पे भी होता है कि इनपुट के आधार पर भी सब्सिडी को क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि द एग्रीकल्चर सब्सिडी बेस्ड ऑन इनपुट्स। अब यहाँ पर हम बात ये करेंगे कि इनपुट के आधार पर जो है सब्सिडी को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि किस किस तरह की सब्सिडी है, तो आपको सब्सिडी को समझने में आसान होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज ये है कि इसी टॉपिक के अंतर्गत हम आपसे इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पिछले सालों में या अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें सब्सिडी का कितना भार हमारे ऊपर है, तो उसके डाटा पर थोड़ी नजर डालेंगे तो उससे भी हमें फायदा मिलेगा। और तीसरी चीज ये कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सब्सिडी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम रहता है। पूरे विश्व में जो देश अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं तो उसको लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग है, एक एग्रीमेंट है। तो वो एग्रीमेंट के ऊपर उन्होंने 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं और वो 3 बॉक्सेस जो है वो ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडी बेस्ड ऑन इनपुट्स। तो मतलब इनपुट से मतलब क्या है कि जब किसान कोई भी चीज, चाहे वो खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए सरकार उसे कैसे इनपुट देती है, तो उसको कैसे मदद करती है कि उसको एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस करेंगे, जो ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे या जो भी प्रोडक्ट वो क्रिएट करेंगे, उसकी कीमत को कम कैसे रखा जाए। तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है द इरिगेशन एंड द पावर सब्सिडी। इरिगेशन एंड द पावर सब्सिडी। इरिगेशन एंड पावर सब्सिडी का मतलब ये हुआ कि सिंचाई और बिजली इत्यादि के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए जो सब्सिडी देती है सरकार, वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। अब इरिगेशन से मतलब क्या है, यानी सिंचाई के लिए, तो सिंचाई तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे गेहूं का उत्पादन करना है या गन्ने का उत्पादन करना है या तिलहन या दलहन का उत्पादन करना है, या अभी बहुत सारे राज्यों में और उन क्षेत्रों में भी जहाँ बारिश कम होती, वर्षा कम होती, वहाँ भी धान की खेती होने लगी, तो वहाँ भी बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में सरकार क्या करती है, इरिगेशन सब्सिडी देती है, यानी कि वो सिंचाई कर सकें इसके लिए कई तरीके से मदद देती है। जैसे एक उदाहरण के लिए देखते हैं, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री PMKSY है ना, प्रधानमंत्री कृषि, एक मिनट इसको सुधार करिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। अब यहाँ कृषि सिंचाई योजना में क्या होता है, तो प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी और उसका मकसद ये था कि जो भी किसान सिंचाई के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या सिंचाई से संबंधित पंप सेट वगैरह लेते हैं तो उनको चीजों को कम कीमत में उपलब्ध करा जाए और उसका भार जो है सरकार अपनी तरफ से पे करेगी। अब इसी में एक चीज और जुड़ गया, देखिए ये बिजली के मतलब बिजली सप्लाई के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा महाअभियान, इसको बोलते कुसुम, KUSUM। इसका फुल फॉर्म इंटरेस्टिंग है, कभी कभी 2 पंक्तियों वाले प्रश्न में, खासकर MPPSC में ये पूछ लिया जाता है या UPSC के प्रीलिम्स में भी ये काम आता है, इस तरह की चीजें। तो जैसे किसान ऊर्जा सुरक्षा महाअभियान, कुसुम,
यानी कि इसमें क्या होता है कि जो किसानों को ऊर्जा सुरक्षा मतलब बिजली की कैसे वो बचत कर सकते हैं या बिजली की आपूर्ति करने के लिए कैसे उनको मदद की जा सकती है, इसके ऊपर इसमें चर्चा की जाती है। तो कुसुम हो गया। इसके अलावा सोलर पंप उनको उपलब्ध कराया जाता है, यानी ऐसे पंप जिसके लिए बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो सामान्य ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको जो है सोलर पंप उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि सूर्य का जो ताप है उससे ही बिजली पैदा होगी और उससे ही वो पंप चलाया जा सकेगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक मदद हो जाती है और वो कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। और इससे एक तरफ जहां जो है बिजली की बचत होती है, वहीं दूसरी तरफ जो है सोलर पंप के माध्यम से किसानों को सिंचाई में भी मदद मिल जाती है। तो पावर सब्सिडी के माध्यम से, अब यहां पर एक और चीज है, पावर सब्सिडी का मतलब क्या होता है, लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए सामान्य लोगों को बिजली पर यूनिट जो है वो 6 या 7 रुपए पर यूनिट मिल रही है, तो किसानों को हम 2 या 3 रुपए पर यूनिट देंगे। या मान लीजिए उन्होंने बिजली की खपत एक निश्चित सीमा तक की है तो उन्हें बिजली का बिल माफ भी कर देंगे, तो वो कहलाता है लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। इसके अलावा ट्यूबवेल खोदने के लिए, अब ट्यूबवेल खोदेंगे या बोरवेल करेंगे तो उसके लिए मोटर चाहिए होता है, तो मोटर चाहिए और फिर मोटर को चलाने के लिए बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इन सब चीजों में जब सरकार मदद करती है तो ये हो जाता है इरिगेशन एंड पावर सब्सिडी। और इस तरह से किसानों को सिंचाई के लिए और विद्युत आपूर्ति के लिए सरकार सब्सिडी देती है और इससे उत्पादन में मदद मिलती है। दूसरा है फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब आप तो जानते ही हैं, अगर एग्रीकल्चर है तो इरिगेशन है तो उसके लिए हमें बहुत तरह से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है इरिगेशन के लिए। फिर आता है फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर के बिना उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसके ऊपर मैंने बताया भी था कि एक स्टडी भी की गई थी 2003 में, फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम करने की कोशिश की गई थी। लेकिन हुआ ये कि जब फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम किया गया तो उत्पादन भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम हो गया। अब जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया तो फिर इसके ऊपर रिव्यू किया गया कि नहीं, फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम नहीं करना है, बस ये है कि उसके तरीके को बदल देना है। तो यहां पर देखिए बहुत काम की चीज है ये कि फर्टिलाइजर सब्सिडी में कितने सारे डेवलपमेंट हुए। तो पहला डेवलपमेंट तो ये हुआ कि जो इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, उनको ये कहा गया कि आप तो उत्पादन करिए फर्टिलाइजर, आप मार्केटिंग, आप बाजार में भेजिए और जिस रेट पे जो आपका रिटेल प्राइस है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पर आप किसानों को बेचिए। और जो हमारा प्राइस है, यानी सरकार जो उस फर्टिलाइजर का रेट तय करेगी किसानों के लिए, वो रेट जो है और वो जो कंपनी अपनी जो रेट तय करेगी, उसके बीच की जो राशि होगी वो किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से चला जाएगा। तो इस तरह से किसानों के ऊपर भार भी नहीं पड़ा और उनके खाते में पैसा भी पहुंच गया। तो इस तरह से जो सब्सिडी है उसकी राशि को थोड़ा रूपांतरित किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया। पहले ये जो था, ये इनपुट सब्सिडी जो था, ये जो है फर्टिलाइजर के साथ उनको मिल पाता था, तो जो किसान जितना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते थे उनको उस सब्सिडी का लाभ उतना ज्यादा मिल पाता था। और इसके कारण क्या होता था, जो बड़े किसान होते थे वो ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर लेते थे, कई बार इसके कारण कालाबाजारी भी होती थी। तो इन्होंने, सरकार ने थोड़ा प्रोसेस चेंज किया और इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में चेंज किया। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा फर्टिलाइजर है जो भारत में कम उत्पादित होता है और उसे हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, तो उसको भी सस्ता करने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो उसके ऊपर टैक्सेज होते हैं, जो टैरिफ्स उन पे लगाया जाता है, तो उसको भी कम करके उसकी कीमत को रिड्यूस कर दिया गया। तो ये भी एक तरह का सरकार के खजाने का ही भार हुआ। तीसरी चीज ये कि आप वर्तमान में एक यूरिया का नया स्वरूप प्रचलित हुआ, उसको बोलते हैं नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया का क्या फायदा रहता है कि जब इस तरह की यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है तो एक तो ये तेजी से पिघलता नहीं है, मतलब धीरे धीरे ये घुलता है मिट्टी में, पानी में धीरे धीरे घुलता है। तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, कम मात्रा में यूज करेंगे, यानी कि जितना पहले यूज करते थे उससे 20 या 25% कम यूज करने से भी काम चल जाता है। दूसरी चीज ये कि नीम कोटेड यूरिया जो होता है, ये
हमारे जो पौधे होते हैं, जो हमारे जो प्रोडक्शन हो, जो कृषि है, उन कृषि में जो छोटे मोटे जर्म्स रहते हैं, जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म जो खेतों को नुकसान पहुंचाते, पौधों को नुकसान पहुंचाते, उनको भी वो मारने का काम करते। तो दो पर्पस पूरा हो गया, एक तो पेस्टिसाइड्स का कम यूज हुआ, दूसरा फर्टिलाइजर का यूज भी कम हो गया। इससे जो हमारी मिट्टी की जो उर्वरकता को नुकसान होता था वो भी बच गया। तो नीम कोटेड यूरिया जो है आजकल किसानों को दिया जा रहा है। पहले जो था टोटल यूरिया का 35% दिया जाता था, अब इसे बढ़ा करके 75% तक कोशिश की गई है। और इसके लिए एक पॉलिसी भी बनाई गई है, यूरिया पॉलिसी 2015 में एक यूरिया पॉलिसी भी इस्तेमाल की गई है, और इसके तहत किसानों को यूरिया जो है उस पर सब्सिडी देने का प्रयास किया जाता है। फिर एक और अन्य सब्सिडी में बात करते हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी से आगे बढ़ते हैं। ये जो सब्सिडीज आपको बता रहे हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गया, इरिगेशन या पावर सब्सिडी हो गया, इसी तरीके से जैसे फूड ग्रेन सब्सिडी हो गया, ये जो सब्सिडीज हैं इनका एक बड़ा अमाउंट होता है और हर बजट में ये निकलता है। तो उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। फिलहाल अब चलते हैं सीड सब्सिडी। बहुत सिंपल है, कोई अच्छी क्वालिटी का बीज खरीदना चाहते हैं किसान, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो क्या होता है कि सरकार उनको मदद देती कि आप इस क्वालिटी का बीज लगाइए, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया हुआ हाई क्वालिटी सीड है, महंगा जरूर है, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और अल्टीमेटली इससे देश को फायदा होगा। तो सरकार इस पे भी सब्सिडी देती है और इसे कहा जाता है सीड सब्सिडी, यानी हाई क्वालिटी सीड्स एट लो प्राइस, कम कीमत पर ऊंची अच्छी क्वालिटी के बीज का खरीदा जाना। चौथी चीज ये है क्रेडिट सब्सिडी बोलते हैं, ये भी बहुत जरूरी होता है। क्रेडिट सब्सिडी, कभी किसान को कोई चीज खरीदना है, कोई मान लीजिए फर्टिलाइजर खरीदना है या बीज खरीदना है या सिंचाई की व्यवस्था करनी है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट उनके पास होना चाहिए। लेकिन कभी स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि उनके पास उतना जो जरूरी अमाउंट है वो भी नहीं रहता, तो किसान क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। अब कर्ज लेंगे, बैंक से कर्ज लेते हैं या कोऑपरेटिव संस्थाओं से, सहकारी संस्थाओं से कर्ज लेते हैं या कोई अन्य बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से कर्ज लेते हैं। अब वो जो कर्ज लेंगे, जनरली ये सामान्यतः बैंकों से या कृषि बैंकों से, एग्रीकल्चर बैंकों से कर्ज लेने का प्रावधान है रूरल एरियाज में। तो वो जो कर्ज लेते हैं उस पर एक इंटरेस्ट रहता है 5%, 6%, 7%, समय और परिस्थिति के अनुरूप। तो सरकार क्या करती है, सरकार बोलती है कि किसानों को कि आप कर्ज लीजिए, कर्ज लेते हैं, आपको बहुत महंगा ना पड़े, इसके लिए हम ये करेंगे कि अगर आपको बैंकों के द्वारा 8% पे कर्ज दिया जाता है, 8% ब्याज पर कर्ज दिया जाता है, तो हम जो है 5% जो इंटरेस्ट होगा वो हम भरेंगे, यानी कि सरकार भरेगी। यानी सरकार अपने खजाने से इंटरेस्ट का 5% भुगतान बैंक को कर देगी। तो अल्टीमेटली किसान को उस मूलधन पर 3% ही ब्याज देना पड़ा, ये भी एक बड़ा बेनिफिट किसानों को मिल जाता है। तो उससे उनकी हिम्मत जो है वो बढ़ जाती है और उसका फायदा ये होता है कि वो जब जरूरत उन्हें रहती है वो कर्ज ले पाते हैं और फिर उसका उपयोग कृषि क्षेत्र में करते हैं। इसे आप इंटरेस्ट सबवेंशन भी कह सकते हैं, यानी ब्याज पर अनुदान, यानी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ब्याज पर अनुदान, यानी इंटरेस्ट सबवेंशन भी इसे आप कह सकते हैं। तो इस तरह से सीड सब्सिडी होता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अब किसानों ने कर्ज ले लिया, अब उनकी स्थिति जो है वो बहुत सुधार नहीं हुआ, उन्होंने प्रोडक्शन भी किया, लेकिन अचानक जो है बहुत बारिश हो गई, ओले पड़ गए, अकाल पड़ गया, जो उनको उम्मीद थी उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया। ऐसा कई बार हो जाता है और खासकर छोटे किसानों के साथ ऐसा ज्यादातर होता रहता है। तो सरकार क्या करती है, ऐसी स्थिति में कई बार तो किसानों का कर्ज भी माफ कर देती है और ब्याज तो कर ही देती है। तो ये जो माफी होती है, ये पैसा भी अल्टीमेटली केंद्र या राज्य सरकार के खजाने से ही निकलता है, यानी कि यहाँ पर भी सरकार जो है किसानों को सब्सिडी देने का प्रयास करती है। फिर और आगे बात करते हैं। देखिए, अब किसानों को क्या स्थिति है कि भाई उनको कभी भी जरूरत पड़ गई कि हमें पैसों की जरूरत है, तो सरकार ने एक तरीका निकाला, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी।
किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि वो जब चाहे एक निश्चित उसमें निर्धारित राशि उसमें निकाली जा सकती है, 5,000, 10,000, 15,000, जिस भी स्तर के किसान होते हैं उस अनुपात में वो जो है वो पैसा निकाल सकते हैं। उसको किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं और वो उसमें से निकाल सकते हैं। तो मौका आने पे इस तरीके से भी लाभ मिलता है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड से जो पैसा निकालते हैं उस पर जो है सरकार छूट भी देती है एक सीमा तक। फिर आता है सब्सिडी टू फार्मर्स फॉर क्रॉप लॉस। ये भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है सरकार के द्वारा कि मान लीजिए किसान ने जो है बहुत फसल अच्छी उपजाने की कोशिश की, उसने धान, गेहूं, गन्ना, या जो भी दालों की, लेकिन अचानक कभी ऐसा हो गया कि कोई डिसास्टर आ गया, नेचुरल डिसास्टर, ओले पड़ गए, टिड्डी आ गई या कुछ भी ऐसी घटना घट गई, तो सरकार क्या करती है, उनको जो लॉस होता है एक बड़ा लॉस, उसके लिए भी सरकार व्यवस्था करती है। तो ये क्रॉप लॉस के लिए इंतजाम करती है उसको कई तरीकों से, जैसे एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है जिसके तहत केंद्र सरकार क्या करती है, अगर मान लीजिए कोई नुकसान हो जाता है किसानों को बड़ा, तो फसल बीमा के माध्यम से उनको भुगतान करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा इसमें दो चीज और है। देखिए, जो हमारे देश में जो है नेशनल डिसास्टर रिलीफ फंड बनाया गया, NDRF। मान लीजिए कोई ऐसी आपदा आ गई जो किसानों को ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो NDRF नेशनल डिसास्टर रिलीफ फंड एंड SDRF यानी स्टेट डिसास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से भी उन्हें सहायता पहुंचाया जाता है। तो ये भी एक मदद करने का एक तरीका है। और लेकिन इन सब का जो आर्थिक भार है वो या तो केंद्र सरकार पे पड़ता है या राज्य सरकार के पड़ता है। तो इसीलिए हम इसे भी सब्सिडी के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा जो है सरकार के खजाने से निकलकर किसानों तक पहुंच रहा है। फिर और एक चीज देखते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है यहाँ पर क्या डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मतलब क्या हुआ, वेयर हाउस बनाना है ना, कोल्ड हाउस बनाना, जहां पर कि आलू है, प्याज है या ऐसी खराब होने वाली चीजें, सब्जियां हैं, फल हैं, उनको रखा जा सकता है। अब आप मान लीजिए कोई किसान है और या कोई समूह है, किसानों का समूह, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया। अब उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है कि स्टोरेज बनाना चाहते हैं, वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, तो सरकार कहती है आप बनाइए, हम आपको इसके लिए सब्सिडी देंगे। आप अगर इसमें 20 लाख खर्च करते हैं तो हम इसका 25% जो है हम भुगतान करेंगे इसके खर्चे का, आप बनाइए। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर का जो नुकसान होता है, ये जो फलों या सब्जियों का नुकसान होता है, उसमें बचत होगी और इसका लाभ अल्टीमेटली हमारे देश को मिलेगा, उस राज्य या उस क्षेत्र को मिलेगा। तो कई बार एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक चीज और आप लोगों ने पढ़ी है MSP के बारे में। MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP है ना। इसमें क्या करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो MSP रहता है उसमें सरकार क्या कर देती है, हर एक साल जो है 24 ऐसी फसल है, क्रॉप्स हैं, जिन पर एक निश्चित तय कर देती है राशि की इस कीमत पर सरकार प्रोक्योर करेगी। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो तय कर देती है, लेकिन सरकार कहती है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो MSP से ज्यादा ही हम दे करके आपसे अनाज खरीदेंगे, या जो भी प्रोक्योर्ड अमाउंट होगा वो हम आपसे लेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए, आप तो सिर्फ इतना करिए कि आप फसल उपजाइए। तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अपने आप में एक तरह की सब्सिडी की तरह ही व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, कई बार ऐसा होता है कि बाजार में उस फसल की कीमत कम होती है और सरकार उसको क्या करती है, ज्यादा में खरीदती है। तो फसल की कीमत एक्चुअली बाजार में कम है और सरकार उसे ज्यादा में खरीदती है। तो वो जो अंतर आ जाता है, वो जो डिफरेंस आ जाता है, वो डिफरेंस सरकार को अपने खजाने से भरना पड़ता है। कई बार इसे भावांतर योजना के रूप में भी आप जानते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में ये भावांतर योजना के नाम से जाना जाता है। कई और भी राज्यों ने अलग अलग नामों से इन योजनाओं की शुरुआत की है। फिर एक और सब्सिडी है, डायरेक्ट सब्सिडी इन फॉर्म
ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ कैश, फॉर्म ऑफ कैश के रूप में भी कई बार सब्सिडी दी जाती है। जैसे एक बहुत सारे पूरे देश में ये पिछले चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले ये एक योजना जो है भारत सरकार ने शुरू की थी, इसका नाम था किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि, और करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। इसका फायदा क्या होता है कि किसानों के खाते में सीधे सीधे 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी 4-4 महीने के अंतराल में जो है 3 इंस्टॉल में, यानी 2-2 हजार रुपए जो है कुल मिलाकर के साल भर में 6,000 रुपए पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो खजाने से, यानी भारत की जो संचित निधि से पैसा निकल रहा है वो कहाँ पहुंच रहा है? किसानों के खाते में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक तरह की प्रत्यक्ष सब्सिडी है, डायरेक्ट सब्सिडी है, या यूं कहें कि एक इनपुट सब्सिडी है किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए। और खासकर जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये कई बार वरदान साबित होता है, क्योंकि उनकी जेब में उनकी परचेजिंग कैपेसिटी को ये सीधा सीधा बढ़ा देता है। फिर एक और चीज है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सब्सिडी। अब इसमें क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब एग्रीकल्चर, देखिए सीधा सीधा तो ये हो गया कि सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन सिंचाई के अलावा भी मान लीजिए वेयर हाउस खोलना है, या मान लीजिए किसान कॉल सेंटर खोलना है, किसान कॉल सेंटर की व्यवस्था करनी है, तो इन सब चीजों के लिए भी प्रबंध जो है सब्सिडी के माध्यम से किया जा सकता है। इनपुट सब्सिडी का एक रूप एक्सपोर्ट सब्सिडी भी है। एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देना, क्योंकि भारत में ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, कई ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसानों के पास इतने संसाधन नहीं होते और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती और इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो दूसरे देशों को भेज सके। तो यहाँ पर भी सरकार उन किसानों को जिन्होंने मसालों का उत्पादन किया है, जिन्होंने ऑयल सीड्स का उत्पादन किया है, या जिन्होंने मान लीजिए ऐसे हॉर्टिकल्चर के माध्यम से फलों का उत्पादन किया है जिसकी डिमांड विदेशों में है और विदेशी मुद्रा हासिल की जा सकती है, तो सरकार उन किसानों को मदद करती है और एक्सपोर्ट के लिए, कि अगर एक्सपोर्ट में खर्च करना पड़ता है तो उसके लिए भी सब्सिडी देकर के उन्हें बढ़ावा देती है, और इस तरह से एक्सपोर्ट भी बढ़ावा, इससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। अब सब्सिडी से रिलेटेड एक और हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में फील्ड आता है, वो है एनिमल हस्बेंड्री का है, या पशुधन यानी लिव स्टॉक सब्सिडी। लिव स्टॉक सब्सिडी में भी कई तरह से सरकार मदद करती है। इसके लिए एक मिशन भी बना रखा है, उसको बोलते हैं नेशनल लिव स्टॉक मिशन, NLM यानी नेशनल लिव स्टॉक मिशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो किसान रूरल एरियाज में खेती के अलावा पशुपालन करना चाहते हैं और जो है देश के वो अपने एरियाज में गाय, भैंस, बकरी या कोई भी ऐसा पशु पालते हैं या कोई ऐसी चीज पालते हैं जिसका उपयोग भोजन के रूप में या अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है, तो उसके लिए भी सरकार क्या करती है? किसानों को सब्सिडी देती है। अब इसमें भी 2-3 हिस्से बन जाते हैं, जैसे इसके सब मिशन भी हैं। तो एक होता है लिव स्टॉक डेवलपमेंट मिशन, यानी कि पशुधन विकास के लिए सब्सिडी। दूसरा होता है सब मिशन ऑन पिग डेवलपमेंट, यानी अगर कोई व्यक्ति पिग डेवलपमेंट यानी कि सुअर पालन करना चाहते तो उसके लिए भी सरकार सब्सिडी देती है, क्योंकि सुअर का जो मांस है ये बहुत से दूसरे देशों में निर्यात होता है और उससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है, तो सरकार इस क्षेत्र में भी सब्सिडी देती है। इसके अलावा ये है कि टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए भी सरकार सब्सिडी देती है। मान लीजिए कुछ किसान हैं जो कोई स्किल सीखना चाहते हैं या वो एग्रीकल्चर का कोई आधुनिक तरीका सीखना चाहते हैं, उसके लिए उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उसके लिए भी उन्हें बुलाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है। तो इससे भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो है सब्सिडी के रूप में उपयोग होता है और किसानों की स्थिति में सुधार होता है। तो यहाँ पर आपको इनपुट सब्सिडी, जो कि सब्सिडी का ही एक तरीका है, उसके हमने अनेक उदाहरणों से ये स्पष्ट किया कि किस किस तरीकों से सरकार किसानों
तक ये लाभ, चाहे वो डायरेक्ट रूप में हो या इनडायरेक्ट रूप में हो, पहुंचाने का प्रयास करती है और उनके जीवन स्तर को बेहतर करने का प्रयास करती है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़ों से देखते हैं कि अगर हम सब्सिडी देते हैं तो कितना देते हैं। अगर सारे आंकड़े तो आपको बजट के ऊपर पूरी स्टडी करनी पड़ेगी पिछले 2-3 साल का। मैं आपकी सुविधा के लिए कुछ आंकड़े बता देता हूं जो आपको परीक्षा में भी काम आ सकते हैं और आपको समझने में भी मदद करेंगे। जैसे देखिए, अगर 2020-21 का ही आंकड़ा देखें, फाइनेंशियल ईयर 2020-21, तो देखिए इसमें जो है 1,15,569.68 करोड़, 1,15,569.68 करोड़ जो है सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। और ये जो सब्सिडी है ये फूड ग्रेन यानी कि भोजन वाला जो अनाज है उसको रखने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सब्सिडी का इंतजाम करना पड़ता है। क्योंकि जब फूड ग्रेन को 15 रुपए, 20 रुपए, 16 रुपए, 18 रुपए पे खरीदा जाएगा और उसे लोगों तक 1 रुपए, 2 रुपए या 3 रुपए पर उसे दिया जाएगा, तो जो 14-15 रुपए पर केजी का नुकसान होता है वो नुकसान की भरपाई कहां से होगी? तो वो खजाने से होगी। तो एक बड़ा हिस्सा जो है हमारा बजट का बोले या हमारी वित्तीय वर्ष में जो खर्चे होते हैं उनका, वो इस तरह से फूड ग्रेन सब्सिडी में जाता है। तो ये आंकड़ा आप देख रहे होंगे 1,15,569.68 करोड़। अगर लिक्विड पेट्रोलियम गैस और केरोसिन के ऊपर देखेंगे तो देखिए ये भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 40,915.21 करोड़, 40,915.21 करोड़ की ये सब्सिडी है। 40,915.21 करोड़ का। और अगर तीसरी चीज फर्टिलाइजर सब्सिडी को देखें तो 71,309 करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइजर पर खर्च करना पड़ता है। और पिछले सालों से भी आप इसकी तुलना कर सकते हैं। तो मैं ये आपको 2020-21 में 2020-21 में देखिए हमारे टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसका 2,27,793.89 करोड़, 2,27,793.89 करोड़ का जो खर्चा है, जो कि पिछले साल की तुलना में यानी कि जो करंट ईयर यानी 2019-20 की तुलना में 0.23% ज्यादा है। तो पिछले साल कितना था यानी कि 2019-20 में कितना था? तो ये था लगभग 2,27,255 करोड़ और ये बढ़ के अब हो गया है 2,27,793.89 करोड़। तो ये जो इतनी बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है, इसको लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी आलोचना की जाती है। वैसे चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, हर एक देश अपने अपने तरीके से किसानों को सब्सिडी पहुंचाते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर, जैसा कि पहले भी बताया, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व के टॉपिक में आप जाइए, हमारे किसी वीडियो में हमने इसे बहुत विस्तृत रूप से समझाया है। तो आप देखेंगे कि हर एक कंट्री में एग्रीकल्चर का एक अपना महत्व है और भारत में कुछ ज्यादा ही है। क्योंकि ये तो एक तरफ जहां पर जो फॉरेन करेंसी चाहिए, चाहे वो फूड इंडस्ट्री को कच्चा माल चाहिए या लोगों के भोजन की व्यवस्था चाहिए, हर जगह एग्रीकल्चर की जरूरत है। यानी बेसिक नीड जो है हमारी एग्रीकल्चर से पूरा हो जाता है। तो सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान इस पे देना पड़ता है और सरकार जब ध्यान देती है तो एक इसको लेकर के जो WTO है उसको कुछ समस्या होती है। क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया। पहले वो गैट के रूप में हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये समझौता बहुत पुराना है एग्रीकल्चर के ऊपर। उस समझौते के तहत कई बातें हैं, लेकिन कुछ 2-3 चीजें मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि उस समझौते में ये व्यवस्था की गई थी, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें जितने भी WTO के मेंबर हैं उनके बीच एक ट्रीटी है।
और उस ट्रीटी के मुताबिक जो है उन्हें सब्सिडी देने के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। क्यों पालन करना पड़ता है? क्योंकि WTO एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे ये देखना पड़ता है कि किसी देश में अगर किसानों को सब्सिडी दी गई है या दी जा रही है तो इसका ऐसा ना हो कि किसी दूसरे देश के कृषि व्यापार पर इसका असर पड़े, या आयात यानी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर उसका असर पड़े, किसी दूसरे देश को उनके देश में दिए जाने वाले सब्सिडी के कारण दूसरे देश में उनके देश का प्रोडक्ट सस्ता हो जाए और उनके खुद के देश का महंगा हो जाए। तो बहुत सारे देश क्या करते हैं, अपने देश में किसानों को सब्सिडी देकर प्रोडक्ट को सस्ता कर देते। तो WTO का ऑब्जेक्शन रहता है, और खासकर इस WTO के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो जब भी WTO की मीटिंग होती है तो इसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। तो यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं, अब WTO ने ये किया कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी है इसको 3 हिस्सों में बांट दिया, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सब्सिडी है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। इसका जो पहला हिस्सा है उसको कहते हैं ग्रीन बॉक्स। क्या कहते हैं? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी मतलब ग्रीन बॉक्स सब्सिडी इन सिंपल टर्म्स, अगर साधारण शब्दों में कहें तो सब्सिडीज दैट नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और एट मोस्ट कॉज मिनिमल डिस्टॉर्शन इन दिस बॉक्स। यानी ये एक ऐसा बक्सा है जो WTO के मुताबिक सब्सिडी अगर दिया भी गया इस सेक्टर में तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो WTO ने इसे कहा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। क्या नाम रख दिया? ग्रीन बॉक्स। हरा है ना, हरे कलर का ट्रैफिक सिग्नल हरा मतलब जा सकते हैं। लेकिन देखिए इस सब्सिडी के अंतर्गत क्या चीजों को रखा गया है, तो अगर कोई देश अपने देश में एनवायरमेंटल या कंजर्वेशन के लिए सब्सिडी देती है, एनवायरमेंटल मतलब कृषि के क्षेत्र में मान लो पेस्टिसाइड्स का कम उपयोग करें, कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की जो तकनीक है, इरिगेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको आप इंप्रूव करने के लिए कोई सब्सिडी देते हैं, यानी कि पानी की बचत, यानी कि मिट्टी का प्रदूषण से बचत, यानी कि इस तरह से आप सब्सिडी दे रहे हैं कि उससे पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा रहा है। ये एक कॉन्सेप्ट WTO ने दिया कि अगर आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन के लिए सब्सिडी दे रहे हैं तो अलाउ है, आप दीजिए। फिर उन्होंने कहा अगर आप रिसर्च के लिए यानी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने का कोई इंस्टीट्यूशन है, आप उसको सब्सिडी दीजिए, आप पूरा मुफ्त कर दीजिए, उनको सब कुछ खर्च कीजिए उसके एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए। आप जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उसको पूरा पैसा दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप रिसर्च करना चाहते हैं, मानवता के वेलफेयर के लिए अच्छा है। WTO ने बोला नो प्रॉब्लम, आप दीजिए जितनी सब्सिडी देना है। और क्या बोला उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए आप किसानों को, मान लीजिए कोई डिसास्टर आ गया, कोई आपदा आ गई और उसके लिए आप रिलीफ देते हैं तो उसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं डिसास्टर रिलीफ के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा कोई पेस्ट है यानी ऐसे कोई जीवाणु है या ऐसा कोई नुकसान, कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतु हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अगर आप सब्सिडी देते हैं क्योंकि इससे एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान होता है तो वो भी अलाउ हम करते हैं, उसमें भी हमको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इससे इंटरनेशनल ट्रेड पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत मामूली सा होगा, तो उसको हम अलाउ कर सकते हैं। और भी चीज उन्होंने कहा, मान लीजिए आपके देश में बहुत गरीब लोग हैं, बहुत उनकी जो है फूड की स्थिति अच्छी नहीं है, फूड कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप एक चीज और कर सकते हैं कि उन्हें फूड स्टाम्प मतलब फूड कूपन, यानी आप उन्हें फूड कूपन यानी सस्ती कीमत पर फूड खरीदने के लिए आप उन्हें कूपन दे दीजिए कि भाई आप अगर बाजार से कुछ चीज खरीदना चाहते हैं तो ये कूपन लीजिए और इससे आप खरीद सकते हैं। अगर ये भी आप करते हैं अपनी कुछ किसानों को या एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ जो बहुत पुअर लोग हैं उनकी मदद के लिए, तो इससे भी हमको कोई
जो है समस्या नहीं है। और ये सारी जो चीजें थी इसको उन्होंने रखा किसके अंतर्गत, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में। ट्रेनिंग के लिए, अगर आप किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और वो ट्रेनिंग देते हैं और उस ट्रेनिंग के माध्यम से जो है किसानों की जो स्किल है, टेक्नोलॉजी है, काम करने का तरीका है, ये सब इंप्रूव हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रेनिंग पे खर्च कीजिए, आप फूड स्टाम्प यानी कि फूड कूपन जारी कर दीजिए, आप जो है किसानों को एनवायरमेंटल या पर्यावरण संरक्षण के लिए आप उन्हें सब्सिडी दीजिए। तो इससे डब्ल्यूटीओ को प्रॉब्लम नहीं है, इसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत उन्होंने रखा। दूसरा जो है उसको कहते हैं अंबर बॉक्स सब्सिडी। अंबर बॉक्स सब्सिडी का मतलब क्या है, द सब्सिडीज दैट डिस्टॉर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री चीपर in the international market as compared to same or similar product from another country is slotted under this box। बहुत ही सिंपल बात है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने ग्रीन बॉक्स देख लिया तो आप समझ जाएंगे। अंबर बॉक्स में क्या होगा कि मान लीजिए कोई देश, कोई कंट्री है, वो अपने किसानों को या एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी सब्सिडी देती है जिससे जो वस्तु यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें हैं वो सस्ती हो जाती हैं, और उसके सस्ते होने के कारण जब वो वस्तु किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट की जाती है तो वहां के जो स्थानीय किसान हैं या स्थानीय जो निर्माता हैं उनको उनकी जो कॉस्ट है उससे वो सस्ती हो जाती है। तो वहां के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उस सस्ती चीज को खरीदेंगे और वहां के किसानों की स्थिति खराब हो जाएगी। तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड को नुकसान होगा। इसीलिए अंबर बॉक्स सब्सिडी में उन चीजों को रखा गया जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्शन होता है या दूसरे देश को उससे ऑब्जेक्शन होता है। इसके अंतर्गत कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देती है सरकार। इलेक्ट्रिसिटी यानी किसानों को सीधा सीधा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही माफ कर दिया, सीधा सीधा कर्ज ही माफ कर दिया। तो इससे क्या होगा, सीधा सीधा वस्तु की यानी एग्रीकल्चर जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। अब अगर उसे कम कीमत में भी दूसरे देश में भेजा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो WTO इसको ऑब्जेक्ट करती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी है, सीड्स है, फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, MSP है, ये रेशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने देश में इतना कम किसी चीज की कीमत कर दी, फर्टिलाइजर पूरा मुफ्त दे दिया, सीड्स आपने मुफ्त दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मुफ्त दे दिया और एकदम सस्ती कीमत पे वो चीज उपजाई और दूसरे देश को सप्लाई कर दिया, वहां पर डंप कर दिया। डंपिंग मतलब हुआ कि आपने सस्ती कीमत पे किसी दूसरे देश में जाकर के अपने प्रोडक्ट को रख दिया और वहां के प्रोडक्ट को बिकने ही नहीं दिया। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा करना मना ही है, तो WTO इसे रोकती है। तो ऐसी चीजें जिससे इंटरनेशनल ट्रेड पर डिस्टॉर्शन होता है चीजों की कीमतों को कम करने से, उसको कहा जाता है अंबर बॉक्स सब्सिडी। इसमें थोड़ा अलाउ किया है, कितना, एक निश्चित परसेंट तक। क्या कितना किया है, तो WTO ने कहा कि जो विकसित देश हैं वो अपने किसानों को इन सेक्टर्स में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, सीड्स है, फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, MSP है, 5% तक अलाउ किया उनको। 5% तक आप कीमतों को कम कर सकते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि 5% तक जितना एक्सपेंडिचर है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको 10% तक अलाउ किया है कि आप 10% तक जो है अपने किसानों को इस तरह की छूट दे सकते हैं। लेकिन होता यह है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी इस बात को नहीं मान पाते और नहीं जो हमारे विकसित देश हैं वो भी नहीं मान पाते। तो जब भी WTO की मीटिंग होती है उस समय ये अंबर बॉक्स सब्सिडी और अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी है ये एक डिस्प्यूटेड मैटर बन जाता है। एक तीसरा बॉक्स भी है, उसे कहते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी को बहुत सिंपल वे में आपको बता देते हैं। These are basically अंबर बॉक्स, मतलब ये मूल रूप से अंबर बॉक्स ही है। मतलब आपको इसमें भी सब्सिडी नहीं देना है, WTO बोलता है, लेकिन
अंबर बॉक्स सब्सिडी बट दे टेंड टू लिमिट द प्रोडक्शन। मतलब यह है कि एक सीमा तक, एक लिमिट तक आप मदद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक लिमिट तक आप मदद कर सकते हैं कि अगर आपके देश की ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको निर्यात नहीं करना है, केवल लोगों की स्थिति में सुधार करना है, तो एक लिमिट तक आप कर सकते हैं। तो वो लिमिट क्या होगी ये हर एक देश अपने अपने लेवल पर तय कर सकते हैं। तो अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो है इसको आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ब्लू बॉक्स इज द अंबर बॉक्स विथ कंडीशंस। ब्लू बॉक्स इज द अंबर बॉक्स विथ कंडीशंस, यानी अंबर बॉक्स को अगर कंडीशन के साथ थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दिया कि साहब ज्यादा नहीं, इतना हमको करने दीजिए, क्योंकि हमारे देश की स्थिति थोड़ी अलग है, हमारे देश के किसानों की स्थिति अलग है, और WTO जब इसके लिए परमिट कर देता है तो वही ब्लू बॉक्स बन जाता है। तो यहाँ पर सब्सिडी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है WTO के सामने, और खासकर वो जो एक समझौता हुआ था जिसका मैंने जिक्र किया था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो कि WTO के गठन यानी 1 जनवरी 1995 से ये इम्प्लीमेंटेशन में आया। वैसे इस तरह के जो समझौते थे वो पहले भी थे, लेकिन जब WTO आ गया तो अपन उसका जिक्र यहीं से करते हैं। और इसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी का जो स्वरूप आ गया वो ग्रीन बॉक्स और अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स के रूप में हो गया। तो आप इसे सब्सिडी के फॉर्म में यहां पर इसे भी समझ गए। तो अब देखिए सब्सिडी का टोटल कॉन्सेप्ट, खासकर फार्म सेक्टर सब्सिडी का जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने आ गया है, जिसमें आप लोगों ने सभी तरह की सब्सिडी के बारे में पढ़ लिया। इनपुट सब्सिडी, आउटपुट सब्सिडी, इसके अलावा डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी, सब्सिडी देना क्यों चाहिए, सब्सिडी देने से क्या नुकसान होता है, WTO का सब्सिडी के ऊपर क्या कहना है, सब्सिडी देने से देखिए कितना हमारे बजट के ऊपर भार आता है। लेकिन अल्टीमेटली एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी यानी फार्म सेक्टर में सब्सिडी दिया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का आधार है। इसलिए सब्सिडी को हटाए जाने की कई बार मांग की जाती है, जो हमारी राजकोषीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, उसको कम करने के हिसाब से, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के हिसाब से। लेकिन अगर ये सब्सिडी को हटा लिया जाए तो इसका उल्टा इंपैक्ट आएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कृषि का उत्पादन कम हो जाएगा, तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए कच्चा माल कम हो जाएगा, लोगों की जो भोजन आवश्यकता है वो वो भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, जो हमारा बफर स्टॉक है उसके लिए हम एग्रीकल्चर आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली हमारे देश को नुकसान होगा। इसीलिए मेरा यह मानना है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी जरूरी है, लेकिन इसे और रैशनलाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि ये सब्सिडी उन लोगों तक, उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं और देश के लिए वो काम कर रहे हैं। धन्यवाद।